गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अंग्रेज़ों के आगमन के बारे में बताऊंगी, जिसमें कैसे इस तरह से आगमन करके यहाँ पे व्यापार अपना स्थापित किया, उसके क्या क्या क्रम थे और कुछ पॉइंट्स मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं पॉइंट्स वाइज ही वीडियो को लेके आऊँगी ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना हो और जितने वीडियोस में जितना ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के साथ रिवीजन के लिए मैं बता देती हूँ कि पिछले वीडियो आप मेरा जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने पुर्तगाली के आगमन और डच के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं अंग्रेज़ों के बारे में बताऊंगी किस तरह से आगमन हुआ उनका। 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पॉइंट यही है कि आपको याद रखना है कि एलिजाबेथ प्रथम ने किस ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो 1600 ईस्वी में फ्रेंड्स स्थापना हुई थी। बाद एक और मेन पॉइंट है कि इस वक्त भारत में कौन से वंश का शासन चल रहा था। तो मुगल वंश का शासन चल रहा था। उस वक्त अकबर का शासन मुगल वंश में था। तो ये 3 पॉइंट जो है वो बहुत ही मेन होते हैं कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस ईस्वी में हुई। तो 1600 ईस्वी में किसने किया, तो एलिजाबेथ प्रथम ने। और उस वक्त कौन सा शासन भारत में चल रहा था, तो मुगल वंश का, और उस वक्त अकबर जो थे वहाँ के शासक थे। एलिजाबेथ प्रथम के बाद किस मृत्यु के बाद कौन शासक बने थे, तो जेम्स प्रथम ब्रिटेन के शासक बने थे। और कौन से ईस्वी में बने थे, तो 1603 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं 1608 ईस्वी में। तो 1608 ईस्वी में पहले राजदूत कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो पहले राजदूत थे। अभी के टाइम में भी जो राजदूत आते हैं एक देश से दूसरे देश, राजदूत के बारे में थोड़ा बताऊंगी कि जो अपने देश के सारे सूचना या फिर किसी भी तरह के संपर्क जो दूसरे देशों से बनाए जाते हैं वो राजदूत के द्वारा बनाया जाता है। तो 1608 ईस्वी में जो पहले राजदूत आए थे वो कैप्टन हॉकिंस आए थे ब्रिटेन से। जहांगीर के दरबार में आते हैं, लेकिन वो ये सोच के आते हैं कि अभी भी वहाँ के यानी कि भारत के जो सम्राट हैं वो अकबर है, मुगल सम्राट अकबर है। लेकिन उस वक्त जो है वो 1608 ईस्वी में जहांगीर थे, क्योंकि 1605 ईस्वी में ही अकबर की मौत हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पे जहांगीर का दूत के बारे में बात करें तो सर टॉमस रॉ जो है वो दूसरे दूत थे जो हमारे भारत में आए थे। और वो 1615 ईस्वी में आए थे कंपनी के रियायत के लिए। तो कंपनी की स्थापना के लिए बेसिकली सभी लोग आते थे। तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रॉ आए। 4 पॉइंट्स हो गया फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बीच बीच में पिछले पॉइंट्स को याद दिलाते रहती हूँ कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसने किया था, तो एलिजाबेथ ने। उसके बाद कौन से शासक बना, 1603 ईस्वी में उनके मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम ब्रिटेन के शासक बने थे। और उस वक्त इनका शासन था भारत में तो मुगल वंश का शासन था और अकबर वहाँ पे भारत में शासन कर रहे थे मुगल वंश पे। उसके बाद जो है सबसे पहले राजदूत जो भारत में आए वो कैप्टन हॉकिंस थे, 1608 ईस्वी में आए थे। और वह यह सोच कर आए थे भारत में कि अभी भी अकबर का शासन है, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण जहांगीर का शासन उस वक्त चल रहा था। दूसरे दूत की बात करें तो 1615 ईस्वी में टॉमस रॉ। 1632 ईस्वी फ्रेंड्स जो है वो याद करने के लिए, जो कि सुनहरे फरमान का ईस्वी था, जो कि अंग्रेजों ने गोलकुंडा में, गोलकुंडा आप जानते होंगे साउथ इंडिया में एक जगह है जहाँ पे कि अंग्रेज आते हैं और एक सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं। तो सुनहरा फरमान क्या है फ्रेंड्स, तो इसको सुनहरा फरमान एक ऐसा फरमान था जिसमें फ्री व्यापार करने के लिए उन्हें अनुमति मिल रही थी अंग्रेजों को। तो ये सुनहरा फरमान प्राप्त किया था गोलकुंडा में। ये इसलिए याद रखिए कि कब फरमान जारी किया गया, 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान जारी किया गया था गोलकुंडा। तो उसके बाद हम बात करते हैं 1717 ईस्वी की। तो आप ईस्वी को ज़रूर याद रखें और ईस्वी को कोरिलेट करके याद रखें। अगर पॉइंट वाइज आप बना लेंगे कॉपी में कि क्या क्या हुआ था तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि 1600 में ये हुआ था, 1608 में ये हुआ, 1613 में ये, 15 में ये। इस तरह से आप एक पॉइंट बनाए कॉपी में और हर दिन के पॉइंट्स को शाम में ज़रूर रिवीजन करें ताकि आपको सारे पॉइंट्स याद होते रहें और आप भूलें नहीं। एग्ज़ाम टाइम में आपको एक कॉपी बस उठाना पड़े और रिवीजन करना पड़े, इसलिए। और आप बिल्कुल ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को याद करें। 1717 ईस्वी में क्या हुआ था कि मुगल वंश का जो शासन चल रहा था उसके सबसे
अंतिम शासक आप कह सकते हैं जो फरूक के दरबार में एक जर्मन आते हैं और उस वक्त भी एक फरमान जारी किया जाता है 3,000 रुपये वार्षिक कर लेकर के बंगाल में मुक्त व्यापार किया जाएगा। ये फर्रुखसियर के समय में फरमान जारी। और दूसरी बात थी कि 10,000 रुपये वार्षिक दर से सूरत में व्यापार किया। और तीसरा, बम्बई के सिक्के पूरे भारत में चल सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है वो फर्रुखसियर के दरबार में जारी को मैग्ना कार्टा का नाम करते हैं 1661 ईस्वी में। तो इसके पहले जो मैग्ना कार्टा मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप मैग्ना कार्टा का कहीं भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आप मैग्ना कार्टा को याद रखें कि कौन से फरमान को मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया, उसमें क्या क्या इंक्लूडिंग थे। तो आप 66 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ हुआ था और उस वक्त दहेज के रूप में उन्हें बम्बई का क्षेत्र दहेज के रूप में दिया गया था। लेकिन आगे चलकर 1668 ईस्वी में उसी बम्बई के क्षेत्र को फिर से दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई को सौंप दिया गया 1668 ईस्वी में, जब अंग्रेज को जब पुर्तगाल के द्वारा पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने के कारण जो दहेज के रूप में बम्बई का क्षेत्र मिला था उसने फिर से एक कंपनी को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को सौंप दिया था 1668 ईस्वी में। किस दर पर? पौंड वार्षिक किराए के दर पे उनसे बम्बई को सौंप। और सबसे आखिरी में हम अंग्रेज के आगमन में याद रखेंगे कि सबसे अंतिम शासक जो थे औरंगजेब का सामना हम याद रखना कि सर जॉन चाइल्ड से औरंगजेब का सामना हुआ था। एक संधि के बाद जो है वो आखिरी में खत्म हुआ। तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगी कि सामना कब हुआ था। तो हुगली नदी के तट पर जो है वो अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरी तरह से अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त वहाँ पे शासक थे औरंगजेब और औरंगजेब को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि वहाँ पर मुगलों का शासन और अंग्रेज़ों का शासन बढ़ता जाए और धीरे धीरे वो कब्जा कर ले। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध करने की ठानी और वहाँ से उन्हें खदेड़ निकाला। लेकिन कुछ दिन के बाद अंग्रेज़ों से उन्हें संधि करनी पड़ी क्योंकि अंग्रेज के थी और औरंगजेब के रण कौशल में बहुत ही अंतर था। इस कारण से उन्हें एक दूसरे के साथ संधि करनी पड़ी और आखिरी में जाके यह संधि खत्म हुई और औरंगजेब ने अंग्रेज़ों के साथ। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट किले का है। किले का नाम है जो आपको याद रखना है सेंट जॉर्ज। ये कहाँ हुआ था किलाबंदी? तो ये याद रखेंगे हम कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, यह मद्रास में किला था। सेकेंड, फोर्ट सेंट विलियम, ये आपको याद रखना है। फोर्ट सेंट विलियम यह में था। ये उस टाइम रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता रेसिडेंसी, मद्रास रेसिडेंसी, फाइनली पौंडीचेरी रेसिडेंसी। तो ये 3 रेसिडेंसी आपको याद रखना है और इनके नाम याद रखने हैं कि कौन कौन सा है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, फोर्ट सेंट विलियम है और फोर्ट सेंट लुई जो है आपको याद रखना है। तो इस तरह से क्रम में आप कुछ पॉइंट्स को याद रखें और इसे एक स्टोरी जैसा नरेट करके आप इसे याद रख सकते हैं कि इस ईस्वी में अंग्रेज आए, उनका आगमन हुआ, फिर वहाँ पे किस तरह से अंग्रेज़ों के साथ पुर्तगाली की राजकुमारी का विवाह हुआ, दहेज में उन्हें बम्बई का क्षेत्र मिला। इस तरह से आप कोरिलेट करके आप बहुत अच्छी तरह से पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि आपको मैं जिस दिन वीडियो बनाऊंगी उस दिन आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो अभी जैसे मैं पॉइंट्स कुछ बनाती हूँ और साथ में हर दिन मैंने डिसाइड किया है 2 चैप्टर कंप्लीट करने का। तो मैं अभी स्पेक्ट्रम से अपना मॉडर्न हिस्ट्री कर रही हूँ। आप भी अगर आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम तो आप उसे ले लें और एक टारगेट कर लें। मैंने जैसे 15 तारीख तक का टारगेट दिया है आपको कि 15 तक मैं बस हिस्ट्री को करूँगी। तो उसमें जहाँ तक कवर हो पाएगा मैं करूँगी, लेकिन उसके साथ ही आपको मैंने बताया कि आप वीडियो के अलावा अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तो 19 दिन में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। 38 चैप्टर टोटल है, तो उसे मैंने काउंट करके रखा है कि 38 चैप्टर है उसमें। तो 38 को आप अगर 2-2 चैप्टर करके हर दिन करते हैं तो 19 दिन होगा। तो कम से कम किसी दिन 3 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है कोई चैप्टर छोटा हो। तो 19 डेज टोटल है, उसे आप घटा के 15 दिन कर सकते हैं, जो अभी है हमारे पास। अभी 15 दिन उधर और 4-5 दिन इधर, तो हमारे पास ऐसे भी 18-19 दिन है अभी हिस्ट्री के लिए।
तो आप स्पेक्ट्रम को कम से कम कर लें मॉडर्न हिस्ट्री। पीटी एग्ज़ाम में हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से तो आप आराम से कर सके। बाकी हिस्ट्री के लिए फिर हम प्रैक्टिस के टाइम में प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तब कर सकते हैं। तो अभी आपको जो है हर दिन 2 चैप्टर करने हैं। अभी जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन अभी हम कर रहे हैं तो 2 दिन इसमें लग जाएगा। इस तरह से हर दिन को 2-2 चैप्टर बांट लें कि हमें करना ही करना है, चाहे वीडियो आए चाहे ना आए। मैं भी हाउसवाइफ हूँ तो थोड़ा फैमिली में और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम कम मिल पाता है वीडियो के लिए, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू ज़रूर आप रखें, वीडियो हो या ना हो। और क्या पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ कि आप हर दिन बस 2 चैप्टर करें और साथ में न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है हर दिन। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो पीटी का एग्ज़ाम आपका प्रॉपर अच्छा जाएगा। ये नहीं है कि उसे क्रैक करना है, कम से कम इतना फील हो आपको कि आप उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इतना बड़ा एग्ज़ाम है बीपीएससी, उसमें अगर आप बैठ के खुद को फील कर रहे हैं कि आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ 100 में से अगर आप 50 क्वेश्चन भी करके आते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट ईयर आप फिर से ट्राई कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार हो जाए, लेकिन आप कोशिश में अगर इस साल से लगे रहेंगे तो नेक्स्ट ईयर तक आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा तो बहुत सारे लोगों जो भी एस्पिरेंट्स या हाउसवाइफ प्रिपरेशन कर रही हैं उनको जल्दी से जल्दी मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी से लेके जब तक पीटी का एग्ज़ाम हो जाता है, मेंस इंटरव्यू, जब तक भी मैं थोड़े थोड़े वीडियोज़ ही लेके आऊँगी, लेकिन कंटिन्यू वीडियो लाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने प्रिपरेशन को। सो थैंक यू फ्रेंड्स।